नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के। वैसे पब्लिक फाइनेंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसका फर्स्ट पार्ट हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 1 to 50 क्वेश्चंस कराए हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इसके पहले अगर आपको देखना है तो आप इसका जो पार्ट फर्स्ट बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने अपलोड कर रखा, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज पब्लिक गुड्स आर, जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है ये उत्पन्न होती है क्योंकि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जो पब्लिक गुड्स है वो कैसी होती हैं, राइवल होती हैं, एक्सक्लूडेबल होती हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं या कॉस्टली होती हैं। देखिए आपने जब पढ़ा होगा पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स में कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, है ना। पब्लिक गुड्स पहली चीज तो कैसी होती हैं, वो नॉन राइवलरस होती हैं, नॉन राइवलरस होंगी, ठीक है। और दूसरा कैसी है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। कैसी, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। कौन सी, ये दो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, पब्लिक गुड्स की। तो पब्लिक गुड्स में फ्री राइडर की प्रॉब्लम अराइज होगी बिकॉज, क्योंकि जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुओं के लिए जो मूल्य निर्धारण कठिन होता है क्योंकि, मींस द प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स इज अ डिफिकल्ट, जो प्राइसिंग डिसाइड करना होता है पब्लिक गुड्स का बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज, क्योंकि इनका जॉइंट कंजप्शन होता है, संयुक्त उपभोग होता है, मार्केट ऑप्शंस बाजार का अभाव होता है, या फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो पब्लिक गुड्स हैं इनका सच में अगर हम कहें तो जो प्राइसिंग डिसाइड करना है ये डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो पब्लिक गुड्स होती है इनका जॉइंट कंजप्शन होता है, संयुक्त उपभोग होता है, मार्केट ऑप्शंस भी पाया जाता है, एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम भी पाई जाती है, जैसा कि भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया। मींस इनका तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन होगा कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इम्फेसाइजेस, जो लोक वित्त का आधुनिक दृष्टिकोण है, जो मॉडर्न अप्रोच है वो किस पे फोकस करता है, वेलफेयर एक्टिविटीज पे करेगा, मिनिमल स्टेट पे करेगा, लेजस फेयर पे करेगा, या मोनोपोली पे करेगा। तो देखिए जो मॉडर्न अप्रोच पब्लिक फाइनेंस का है वो किसके ऊपर करता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। मींस उसका जो इम्फेसाइजेशन है वो किसके ऊपर है, वो होगा आपका वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर। किसके ऊपर, वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेवर्ड, जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने किस चीज का फेवर किया है, मींस किस क्या क्या चीज प्रमोट करते हैं, किसके फेवर में थे। तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फेवर करते थे, मैक्सिमम पब्लिक एक्सपेंडिचर की एडवोकेट करते थे, वेलफेयर स्टेट को करते थे, या डेफिसिट फाइनेंसिंग को करते थे। तो देखिए जो वेल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो लेजस फेयर को प्रमोट मानते थे, किसको, वो मानते थे लेजस फेयर को। और लेजस फेयर क्या होता है, लेजस फेयर का मतलब है जहां पर क्या हो, आपका मिनिमम गवर्नमेंट हो, मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, है ना। मींस जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो फेवर करते थे किसका, मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद, जो आपका वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट है वो किससे एसोसिएटेड है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है, वो मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस से है, मर्केंटलिज्म से है, या फिर फेडरलिज्म से है, या कैपिटलिज्म से है। देखिए जो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट है उसका संबंध किससे, वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है ना जहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए, और वो कहाँ प्रमोट किया जाएगा, वो करती है आपकी मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस। जो आधुनिक लोक वित्त है ये क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है ज्यादा से ज्यादा किसको, वेलफेयर एक्टिविटीज को, किसको, वेलफेयर एक्टिविटीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट इज
जनरली प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, जो बजट है वो जनरली कितने टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर या फिर 10 ईयर्स। तो देखिए हम सबको पता है जो हमारा बजट बनता है वो जनरली काहे के लिए, वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। तो किसके लिए, 1 ईयर के लिए बजट हमारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, जो राजस्व व्यय है उससे क्या आशय है। देखिए जब हम लोग गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट बजट में हम लोग दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स पढ़ते हैं, है ना। वहाँ पे दो तरीके के एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हम लोग पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक पढ़ते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, क्योंकि इनमें बहुत ही स्लाइड डिफरेंस है ना, किस बेसिस पे हम डिवाइडेशन करते हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कौन सा कैपिटल है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कैपिटल क्रिएशन से, डे टू डे एक्सपेंडिचर से, फॉरेन लोन से या इन्वेस्टमेंट ओनली से। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जहां पर, है ना, ये एक्सपेंडिचर है जहां पर नाइदर क्रिएट एसेट्स, क्या होगा, नाइदर क्रिएट एसेट्स, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पर ना तो क्रिएट एसेट्स क्रिएट होंगी नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना तो आपकी लाइबिलिटी कम होने वाली है और ना तो एसेट्स आपकी इंक्रीज होने वाली हैं या क्रिएट होती हैं। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कहलाता है कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कैपिटल क्रिएशन होगा तो रेवेन्यू नहीं बचेगा, है ना। फॉरेन लोन्स अगर पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, ये भी नहीं बचेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी एसेट्स का क्रिएशन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा, जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर्स है, इनसे ना तो एसेट्स का क्रिएशन होता है ना तो लायबिलिटी कम होती है, इसलिए कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स। देखो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्हें कहेंगे जहां पर या तो आइदर क्रिएट एसेट्स, आइदर क्रिएट एसेट्स, या तो कोई एसेट्स बने, क्रिएशन हो, या फिर और रिड्यूस लाइबिलिटी, या तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो, कम हो। तो इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो पहला कह रहा एसेट्स, है ना, एसेट्स हो, लाइबिलिटीज ओनली हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो या कंजप्शन ओनली हो, है ना। तो देखिए ना तो केवल कंजप्शन होगा, ना तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ना तो लाइबिलिटीज ओनली होगी, ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन है ना। तो क्या होगा, जहां पर देखो लिखा क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स, किसे क्रिएट करेगा, तो जैसा कि अभी डिस्कशन किया गया कि क्रिएट एसेट्स, तो किसे क्रिएट करेगा, ये एसेट्स को क्रिएट करेगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बजट टेक्निक इवेल्युएट्स एवरी एक्टिविटी फ्रॉम बिगिनिंग, मीन्स कौन सी बजट की टेक्निक जो है हर एक एक्टिविटी को स्टार्टिंग से इवेल्युएट करती है। देखिए हम लोग दो तरीके की बजट टेक्निक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ZBB, जीरो बेस बजटिंग, और दूसरी हम लोग पढ़ते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, PBB। दोनों का डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखा, वो देख सकते हैं। क्वेश्चन है क्या, विच बजटिंग टेक्निक इवेल्युएट्स एवरी एक्टिविटी फ्रॉम बिगिनिंग, हर एक एक्टिविटी को, है ना, प्रारंभ से मूल्यांकन करती है। तो प्रारंभ से मूल्यांकन कौन करेगा, जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है ये तो प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए करती है। बट जीरो बेस्ड बजटिंग जिसको कहते हैं शून्य आधारित, है ना, ये क्या करती है, हर एक्टिविटी को जीरो मान के स्टार्ट करती है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग होगी वो आपकी कौन सी होगी, शून्य आधारित बजट होगा, ZBB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस बजटिंग मेनली मेजर, जो प्रदर्शन बजट है मुख्यतः क्या मापता है, इनपुट ओनली को, आउटपुट एंड अचीवमेंट्स को, पॉपुलेशन को, टैक्स रेट्स को। देखो प्रदर्शन का मतलब है परफॉर्मेंस किस चीज का देखा जाएगा, ये मेजर करेगा आउटपुट एंड अचीवमेंट्स को, निर्गत एवं उपलब्धियों को। आई होप कि अभी तक आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक जो भी ऐसा अच्छा कंटेंट है वो आप तक पहले पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम इज रिलेटेड टू, एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय है। ये जो स्टेटमेंट है किससे संबंधित है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट से है, टैक्स इंसिडेंस से है,
इन्फ्लेशन से है या पब्लिक डेब्ट से। तो देखिए ना तो इन्फ्लेशन से होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हम सबको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, जब किसी गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते तो इन्फ्लेशन कहते हैं। पब्लिक डेब्ट से भी नहीं होगा, ना तो टैक्स इंसिडेंस से होगा। कौन बचा? ये कहलाएगा आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट, गुणक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर्स लॉ इज मोर एप्लीकेबल टू। वैगनर का जो नियम है वो अधिक लागू होता है कहाँ? विकसित अर्थव्यवस्था में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, प्रिमिटिव इकोनॉमीज में, क्लोज्ड इकोनॉमीज में या सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में। तो देखिए पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए वैगनर्स का लॉ क्या है। वैगनर ने इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज का लॉ दिया था, इसका भी हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा, आप वो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इनका लॉ है इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। वैगनर का जो लॉ है वो ज्यादातर लागू होता है किसके ऊपर? डेवलप्ड इकोनॉमीज के ऊपर। किसके ऊपर? डेवलप्ड इकोनॉमीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस एम्फेसाइज। जो वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना है किसके ऊपर ज्यादा बल देती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, सोशल स्टेबिलिटी पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, सोशल डिस्टर्बेंसेस पे, एक्सपोर्ट ग्रोथ पे या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे। तो देखिए वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस दी थी, दो लॉज थे, हम लोग पढ़ते हैं वैगनर और वाइजमैन पिकॉक, है ना। तो जो उनका वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस थी वो ज्यादा फोकस करती है किसके ऊपर? सोशल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर। इसका अलग से हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो अगर देखेंगे तो आपको वहां से समझ में आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वो अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्पेक्शन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। इंस्पेक्शन इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है? देखिए जब हम वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, कौन सी? वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, इसमें तीन तरीके के इफेक्ट पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। दूसरा हम पढ़ते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट, और एक हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। तो ये जो तीनों इफेक्ट हैं ये रिलेट्स हैं किसकी थ्योरी के साथ? वाइजमैन पिकॉक के साथ। तो इंस्पेक्शन इफेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पिकॉक वाइजमैन या वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट मीन्स, संकेंद्रण प्रभाव का अर्थ क्या होता है? अगर पूछे किससे रिलेट है तो ये भी वाइजमैन पिकॉक से रिलेट होगा, लेकिन मीनिंग पूछा क्वेश्चन ने। सेम मीनिंग होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। देखिए यहाँ लिखा है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का तो अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड प्राइस राइजेस। तो ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं हो सकते, पहला तो उसका अपोजिट है। तो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट का साफ साफ मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकारी गतिविधियों का केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू। जो आधारभूत संरचना पर जो सार्वजनिक व्यय से क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फॉल इन प्रोडक्टिविटी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा या इन्फ्लेशन आएगा। तो ना तो इन्फ्लेशन आता है, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट, ना तो फॉल इन प्रोडक्टिविटी। जब हम इंफ्रा पे पैसा खूब सारा खर्च करते हैं तो क्या होता है? उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स। जो सामाजिक सुरक्षा व्यय जो होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो देखिए जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें क्या रहा? पेंशन शामिल होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शामिल होता है, इंश्योरेंस बेनिफिट शामिल होता है या ऑल ऑफ दिस। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या सोशल सिक्योरिटी जो एक्सपेंडिचर है उसमें पेंशन भी आती है, उसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी आता है, उसमें आपके इंश्योरेंस बेनिफिट भी आते हैं, मतलब तीनों आते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेस। जो उत्पादक व्यय है सीधे क्या बढ़ाता है? जब प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है तो जाहिर सी बात है किसको बढ़ाएगा? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा आपके प्रोडक्शन को। किसको? प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जनरली डज नॉट क्रिएट। क्या जो अनुत्पादक वह सामान्यतः उत्पन्न नहीं करता। अब ये अनप्रोडक्टिव है, तो जो अनप्रोडक्टिव है वो क्या उत्पन्न नहीं करेगा? प्रोडक्टिव है ही नहीं। प्रोडक्टिव नहीं मतलब कुछ बना ही नहीं रहा है, तो बना नहीं रहा है इसका मतलब क्या है कि अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है वो किसी भी तरीके की एसेट्स क्रिएट नहीं करेगा, डू नॉट क्रिएट
एसेट्स, है ना, क्या करेगा, एसेट्स को क्रिएट नहीं करेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, एसेट्स। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। जो सार्वजनिक व्यय है वो क्षेत्रीय असंतुलन कम कर सकता है। कैसे, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के थ्रू कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू करेगा, सब्सिडीज के थ्रू करेगा, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो गवर्नमेंट है जो रीजनल इम्बैलेंस कम करती है किसके थ्रू, कोई एक टूल्स नहीं फॉलो करती, क्योंकि एक टूल से बर्डन पड़ेगा, इसलिए कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करके ऐसा करती है। तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के थ्रू भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी करती है, एंड सब्सिडीज देके भी करती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स, लोक वित्त में शामिल है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है ना, पार्ट फर्स्ट में पब्लिक फाइनेंस में ये तीनों शामिल हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन्स थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज, डाल्टन के सिद्धांत की आलोचना होती है, क्यों होती है, क्योंकि सोशल बेनिफिट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि हम सोशल बेनिफिट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, टैक्सेस आर एब्सेंट क्योंकि कर अनुपस्थित हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर इररिलेवेंट या नो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। तो देखिए डाल्टन का जो सिद्धांत है, डाल्टन की थ्योरी को हम क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज क्योंकि सोशल बेनिफिट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जो सामाजिक लाभ है उसको सही तरीके से मापना बहुत ही कठिन काम, उसको हम एग्जैक्ट एक्यूरेट माप नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक गुड्स आर फाइनेंस्ड मेनली थ्रू, जो पब्लिक गुड्स हैं, है ना, सार्वजनिक वस्तुओं का वित्त पोषण मुख्यतः होता है। पब्लिक गुड्स को कैसे फाइनेंस किया जाता है, डोनेशंस के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, लोन्स ओनली के थ्रू, या प्रॉफिट्स के थ्रू। तो जो पब्लिक गुड्स हैं उनको हम फाइनेंस कर सकते हैं किसके थ्रू, टैक्सेस के थ्रू। सरकार टैक्स लगाती है ना, जो पैसा रिसीव होता है उसके बदले में बहुत सारी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स और बहुत सारी चीजें हैं जिनको रन करती है हमारी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बिकॉज, जो मेरिट गुड्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्यों, क्योंकि सोशल बेनिफिट इज हाई, क्योंकि सोशल बेनिफिट उनका हाई होता है, प्राइवेट सेक्टर अनविलिंग, निजी क्षेत्र इच्छुक नहीं होते हैं, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो मेरिट गुड्स हैं जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ये मेरिट गुड्स हैं ना। जैसे अगर हम मेरिट गुड्स की बात करें तो एजुकेशन कैसी मेरिट गुड्स है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्यों, क्योंकि सोशल बेनिफिट इज हाई होता है इनसे, सही ऑप्शन है। प्राइवेट सेक्टर अनविलिंग, बहुत से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करना चाहती है ऐसे गुड्स, है ना। और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, सरकार को अपना वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना होता है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन एंड हेल्थ आर एग्जाम्पल्स ऑफ, शिक्षा और स्वास्थ्य किसके उदाहरण है, अभी हमने बात करी थी कि जो एजुकेशन और हेल्थ जो है ये आपके एग्जाम्पल है किसके, मेरिट गुड्स के, किसके, मेरिट गुड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर, डीमेरिट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, विच आर सोशली बेनिफिशियल, अगर सोशली बेनिफिशियल होंगी तो गुड्स मेरिट गुड्स कहलाएंगी, हार्मफुल टू सोसाइटी, फ्री गुड्स, पब्लिक गुड्स। तो देखो डीमेरिट गुड्स का नाम ही उनका डीमेरिट है, तो ये ऐसी गुड्स होंगी जो समाज के लिए हानिकारक होंगी, हार्मफुल टू सोसाइटी होंगी, जैसे कि अल्कोहल हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हो गए, ये कैसे, ये सब डीमेरिट गुड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर किसके इंस्ट्रूमेंट हैं, तो देखिए ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं फिस्कल पॉलिसी के, किसके, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिस्कल पॉलिसीज मेनली कंसर्न्ड विद, जो राज्य कोषीय नीति है मुख्यतः किससे संबंधित है, मनी सप्लाई से। तो देखिए मनी सप्लाई से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई से कौन है, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज से ना बैंकिंग रेगुलेशन से, फिस्कल पॉलिसी का रिलेशन होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स इन, जो हम ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक व्यय करते हैं तो उससे किस में हेल्प मिलती है, रिड्यूसिंग पावर्टी, पावर्टी कम करने में,
इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होता, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं, और ना तो मोनोपोली क्रिएशन। जब रूरल एरियाज में हम पैसा खर्च करते हैं डेवलपमेंट पे, इंफ्रा पे, तो क्या करता है, वह हेल्प करता है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी को कम करने में, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट डेफिसिट अराइजेज व्हेन। बजट डेफिसिट कब आता है, बजट डेफिसिट तब होगा, देखिए घाटा, बजट घाटा, घाटा कब होगा, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए हमारे रेवेन्यू से या हमारी रिसिप्ट से, मतलब जब हमारा खर्च जो है वो हमारी आय से ज्यादा हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, घाटा कहते हैं, है ना। तो डेफिसिट बजट कब होगा, रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, आय कह रहा है बेस से अधिक हो तो सरप्लस होगा, तब क्या होगा, ये हमारा सरप्लस कहलाएगा। एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, जब व्यय हमारी आय से अधिक हो तो क्या कहलाता है, बजट घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज इज इंटेंडेड टू, जो अनुदान देती है सरकार उसका उद्देश्य क्या होता है, सपोर्ट वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन का सपोर्ट करना, इंक्रीज लग्जरी डिमांड, लग्जरियस डिमांड इंक्रीज करना, रिड्यूस वेलफेयर या इनक्रीज मोनोपोली। तो देखिए सरकार सब्सिडी देती है कुछ जरूरी या आवश्यक वस्तुओं के ऊपर, जो नेसेसरी या नेसेसिटीज होती हैं उनके ऊपर सरकार जो है क्या करती है, सब्सिडी देती है। क्यों देती है, क्योंकि देखो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे, कम इनकम कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा जब अपनी इनकम का पार्ट ज्यादातर उन गुड्स के ऊपर खर्च करने के जो आवश्यक है, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ज्यादा वो ग्रोथ नहीं करेंगे क्योंकि उनका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है कि ऐसी गुड्स सबके लिए अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए अफोर्डेबल कीमत में, तो सरकार उन्हें क्या देती है, सब्सिडी देती है। क्या देती है, सरकार उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, काहे के लिए, टू सपोर्ट वीकर सेक्शंस, कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर वाज डेवलप्ड बाय, जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है ये किसने डेवलप किया था, तो देखिए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर डेवलप किया था किसने, इसके नाम पे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर से पहले हमको ये समझना होगा, एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो बजट मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कहीं मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, तो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था काहन ने, इसके बाद इसका जो साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने दिया, फर्स्ट टाइम दिया था FW काहन ने। इसके बाद साइंटिफिक जो डेवलपमेंट किया है या जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे हम लोग कहते हैं वो दिया था किसने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट डेवलप किया था किसने, ट्राइगो हैवेल्मो ने, किसने, हैवेल्मो ने डेवलप किया था, ये दिया था साइंटिफिक डेवलपमेंट दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, टैक्सेशन, इसका क्वेश्चन गायब हो गया गलती से, शायद कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड्स, निम्न में से कौन सी गुड्स पब्लिक गुड्स नहीं है, स्ट्रीट लाइटिंग, नेशनल डिफेंस, टेलीविजन सेट या पब्लिक पार्क। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, पब्लिक गुड्स की, पब्लिक पार्क पब्लिक गुड्स है, स्ट्रीट लाइट भी पब्लिक गुड्स है, नेशनल डिफेंस भी पब्लिक गुड्स, इस पे किसी का कोई इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है। बट जो टेलीविजन सेट है ये आपकी प्राइवेट गुड है, कौन सी, ये आपकी प्राइवेट गुड्स कंसिडर करी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है नॉट अ पब्लिक गुड्स, इसका मतलब है ना, तो कौन सा होगा, टेलीविजन सेट। नेक्स्ट है सोशल ओवरहेड कैपिटल रेफर्स टू, जो सामाजिक आधारभूत पूंजी है उसका क्या मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, लग्जरी एक्सपेंडिचर, डिफेंस ओनली या टैक्स कलेक्शन से। देखिए जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है इसका मतलब होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लीड्स टू, जो हम परिवहन और संचार पर जो सार्वजनिक व्यय करते हैं उससे क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है, तो डिक्लाइन के लिए थोड़ी कोई करेगा, इन्फ्लेशन ओनली, केवल मुद्रास्फीति भी नहीं आती, मुद्रास्फीति आएगी तो इतने साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी करेगी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट ना तो बेरोजगारी लाएगी, है ना। तो हम जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे पैसा खर्च करते हैं तो ये लीड करता है हमारे
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स। जो रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा, क्या संकेत करेगा? अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो घाटा होता है, जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों रिसीट्स से, है ना, क्या हो, जब आपका व्यय जो है, खर्च, ये ज़्यादा हो आपके आय से, तो ये घाटा कहलाता है। क्वेश्चन ने रेवेन्यू पूछा है तो हम क्या कह देंगे कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब जब राजस्व व्यय जो है ये आपका ज़्यादा हो जाए राजस्व आय से, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ऑप्शन नहीं होगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, और ना तो होगा सरप्लस बजट। क्या बचेगा? बचा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बजट इंक्लूड्स। जो पूंजी बजट है उसमें क्या क्या शामिल होगा? अभी कैपिटल बजट है ना कि रेवेन्यू। अब कैपिटल बजट की जब हम बात करेंगे तो कैपिटल बजट में किसको शामिल करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओनली नहीं होंगी, ना तो टैक्स रेवेन्यू केवल होगा, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्योंकि कैपिटल बजट है तो शामिल होगा कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन प्रमोट एम्प्लॉयमेंट थ्रू। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रमोट कर सकता है, किसके थ्रू? सार्वजनिक व्यय, रोजगार को बढ़ावा दे सकता है पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या रूरल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू। देखो जो सरकार है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रमोट कर सकती है, वो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स के थ्रू भी करती है, इसके थ्रू भी, और रूरल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू भी कर सकते हैं। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स, आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन, कांस्टेंट इन्फ्लेशन, हाई टैक्सेस, या ट्रेड डेफिसिट। देखो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना तो ये ट्रेड डेफिसिट होगा ना तो हाई टैक्सेस होगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जो चीजें एक जगह पर स्टेबल हो या एक समान गति से आगे बढ़ती रहे। मीन्स क्या होगा ऑप्शन? एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन। जो फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी में, इनका एब्सेंस हो, इकोनॉमी स्मूथ वे में आगे बढ़ती चले। अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। आई होप आपको अभी तक ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी 10 क्वेश्चन अभी हम लोग और कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिप्रेशन शुड बी। मंदी के समय जो सार्वजनिक व्यय है क्या होना चाहिए? हमने पार्ट फर्स्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। देखिए मंदी है, डिप्रेशन, तो डिप्रेशन है, लोगों के पास इनकम नहीं है ना, डिमांड कम हो रही, सारी चीजें चल रही। तो डिप्रेशन के समय जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लोग तो नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो कम से कम सरकार को ही चाहिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, ताकि वो पैसा इकोनॉमी में आए, वो पैसा सर्कुलेट होकर रोटेट होकर लोगों के पास आए, लोग और पैसा खर्च फिर इसके बात करें। तो मंदी के समय पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग इज जनरली अडॉप्टेड ड्यूरिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार कब अडॉप्ट करती है? देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है डेफिसिट तब होगा जब सरकार के एक्सपेंडिचर उसके रिसिप्ट से ज़्यादा हो, खर्च ज़्यादा हो, इनकम कम हो, और ये तभी अपनाएगी जब सर क्या चल रहा हो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी जब इकोनॉमी में मंदी चल रही हो, अगर मंदी नहीं है तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाने की कोशिश नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैनन एम्फेसाइज ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सा सिद्धांत व्यय की स्वीकृति पे बल देता है? कैनन ऑफ इकोनॉमी देगा, कैनन ऑफ सैंक्शन देगा, कैनन ऑफ बेनिफिट देगा, या कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिद्धांत व्यय की स्वीकृति पे तो कौन होगा? वो स्वीकृति का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन, सिंचाई पे मेनली बेनिफिट। जब सिंचाई पे सार्वजनिक व्यय करते हैं तो किसको फायदा देगा? अब सिंचाई पे करेंगे तो जाहिर सी बात है किसको देगा? कृषि को ही बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है
पब्लिक फाइनेंस डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंस बिकॉज, देखिए पब्लिक फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस होता है, क्यों, किस बेसिस पे डिफरेंस है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे, सोशल वेलफेयर पे, मोनोपोली गेन पे, या पर्सनल बेनिफिट पे। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस से अलग होता है, क्यों, क्योंकि जो पब्लिक फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या देखता है, पब्लिक फाइनेंस देखता है आपका सोशल वेलफेयर, क्या देखेगा, सोशल वेलफेयर पे फोकस करेगा, जबकि प्राइवेट फाइनेंस किस पे करेगा, प्राइवेट फाइनेंस किस पे करेगा, वो पर्सनल बेनिफिट पे करेगा, किस पे करेगा, उसका फोकस होगा आपके पर्सनल बेनिफिट पे। तो क्वेश्चन में पब्लिक फाइनेंस के बारे में पूछा डिफर है, तो पब्लिक फाइनेंस डिफर होता है सोशल वेलफेयर बेसिस पे। अगर यही पब्लिक के जब प्राइवेट वर्ड पहले लिखा होता तो हम जाते हैं पर्सनल बेनिफिट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बजट सिस्टम लिंक्स फंड विद रिजल्ट्स, कौन सा बजट सिस्टम है ना, बजट प्रणाली धन को परिणामों से जोड़ती है। हम लोगों ने बात करी थी दो तरीके के बजट की, कौन कौन सी, एक परफॉर्मेंस बेस्ड बजट पीबीबी और दूसरा जीरो बेस्ड बजटिंग जेडबीबी। यहाँ पे तो हम बिगिनिंग से क्या मानते हैं, जीरो मान के चलते हैं, शुरुआत से जीरो फ्रॉम बिगिनिंग। और पीवीबी का नाम ही परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, इसमें हम प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ आगे के फंड एलोकेट करते हैं। वैसे पीवीबी जेडबीबी का हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये जो पूछा क्वेश्चन विच बजट सिस्टम लिंक्स फंड विद रिजल्ट्स, तो ये आपका होगा परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट है वेलफेयर एक्सपेंडिचर जनरली इम्प्रूव्स, जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है जनरली क्या इम्प्रूव करते हैं, जो कल्याणकारी हम व्यय करते हैं सामान्यतः किसको सुधारता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को सुधारेगा, सोशल सिक्योरिटी को सुधारेगा, या ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो देखिए जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर सरकार करती है लोगों के ऊपर, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है, सोशल सिक्योरिटी भी उन्हें मिलती है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी मिलता है। मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय, जो सार्वजनिक व्यय नीति का निर्माण कौन करेगा, देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज हेडेड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस इज बोथ, लोक वित्त दोनों हैं, क्या दोनों हैं, पब्लिक फाइनेंस इज बोथ एज वेल एज साइंस एंड आर्ट, ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। यहाँ पे साइंस जैसे रूल रेगुलेशंस टेक्निक्स भी फॉलो करी जाती हैं, रूल रेगुलेशंस और जो रिलेशनशिप है कॉजेज एंड रिलेशन में वो भी देखा जाता है, और आर्ट के जैसे टेक्निक्स भी यूज करी जाती हैं। And the last question of this video is the ultimate aim of public finance is, लोक वित्त का अंतिम उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर करना, प्रॉफिट अर्निंग करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन, या वेल्थ कंसंट्रेशन। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस का जो अल्टीमेट गोल होता है वो सोशल या इकोनॉमिक वेलफेयर करना होता है, आर्थिक कल्याण करना होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस और 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं, मींस 2 वीडियोस अभी तक हो गए हैं, दोनों वीडियोस में हमने 50 100 क्वेश्चंस कवर कर डाले हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें कि और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो ये कंटेंट ये सब अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।